हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी से संबंधित जो तीन मुख्य नियम हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्रिस्टल मीन्स 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट, 3 डायमेंशनल प्लेन में कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, दैट इज़ क्रिस्टल। और क्रिस्टलोग्राफी क्या है? ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी जो क्रिस्टल है उसकी ज्योमेट्री, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी ज्योमेट्री, उसकी प्रॉपर्टीज़, क्या उसके गुण हैं वो पढ़ते हैं। और क्या उसका 3D प्लेन में क्या स्ट्रक्चर होगा, किस कहाँ पर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, मॉलिक्यूल के रिलेटिव पोजीशन क्या होगी, वो सब हम इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। क्रिस्टलोग्राफी जो है वो मेनली इट इज़ बेस्ड ऑन 3 मेन प्रिंसिपल्स। फर्स्ट इज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। इंटरफेशियल मतलब अंतःफलक कोणों की स्थिरता का नियम। कॉन्स्टेंसी स्थिरता का नियम, अंतःफलक कोणों की स्थिरता का नियम। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। ये स्टेनो साइंटिस्ट थे, तो स्टेनोज ने ये लॉ दिया था। दूसरा जो नियम है दैट इज़ लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस, परिमेय घातांक का नियम, लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस। और तीसरा जो नियम है दैट इज लॉ ऑफ सिमेट्री, सममिता का नियम। ये 3 नियम हैं, इन पर क्रिस्टलोग्राफी जो है वो मेनली इन पर बेस्ड है। तो जो फर्स्ट लॉ है दैट इज़ लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, स्टेनोज ने 1669 में इसको दिया था। अंतःफलक कोण की स्थिरता का नियम। जो एंगल है फलक का, उसको जो एक एपरेटस है दैट इज़ गोनियोमीटर। स्टेनोज ने गोनियोमीटर से ये अंतःफलक कोण का जो एंगल है उसको नापा था। तो क्या होगा ये, क्या होता है ये? पहले तो क्रिस्टल का जो अंतःफलक होता है, जो इंटरफेशियल एंगल है, वो क्या होता है कि 2 कोरेस्पॉन्डिंग फेजेस है किसी भी क्रिस्टल की, उनका जो बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन द कोरेस्पॉन्डिंग फेजेस ऑफ अ क्रिस्टल ऑफ द सेम सब्सटेंस आर ऑलवेज सेम। जो अंतःफलक कोण कौन सा होगा, जैसे आपको पहले भी बताया था कि सपोज इस तरह से ये कोई फेजेस है ना क्रिस्टल की, उसमें ये 2 फेज़ हो गई, एक ये है एक ये है। इन दोनों फेजेस पर 90 डिग्री का परपेंडिकुलर अगर हम डालते हैं तो ये जो एंगल होगा ये अंतःफलक जो कोण है, इंटरफेशियल एंगल है, वो कहलाएगा आई, ये वाला। ठीक है। तो अंतःफलक कोणों का स्थिरता का नियम क्या कहता है कि जो कोरेस्पॉन्डिंग फेजेस के बीच का जो ये एंगल है, ये हमेशा किसी भी क्रिस्टल के सब्सटेंस है उसमें सारे अंतःफलक कोण जो हैं वो एक जैसे होंगे। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि ये क्रिस्टल कैसे बना है, सोर्स क्या है उस क्रिस्टल के बनने का। The angle between the corresponding phases of a crystal is same between the substance or crystal of the substance are always the same irrespective of the method of preparation or source of the crystal। या हम ये कहें कि जो एक्सटर्नल शेप होती है किसी भी क्रिस्टल की, या जो हैबिट होती है, वो
डिपेंड करती है कि उसका रिलेटिव डेवलपमेंट कैसे हुआ है उसके डिफरेंट फेजेस का। पर जैसे मान लीजिए हमने शुगर चीनी ही बनाई है ना, आपने कभी कभी देखा होगा शुगर जो क्यूबिक सा स्ट्रक्चर ऐसा आपको दिखता है, वो पार्टिकल कभी कभी बड़े होते हैं और कभी कभी छोटे पार्टिकल होते हैं, लेकिन उनका शेप एक जैसा होता है। मीन्स ये डिपेंड करता है कि हमने क्रिस्टलाइजेशन का क्या मेथड, जो स्ट्रक्चर बने हैं, जो क्रिस्टल फॉर्म में सब्सटेंस आया है, उस एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है ना, वो किस मीडियम में, क्या उसका टेम्परेचर रहा था, क्या सॉल्वेंट था, किस तरह से वो डेवलप किया गया है, रिलेटिव डेवलपमेंट उसका कैसा है। तो वो जो क्रिस्टल है उसका साइज़ छोटा बड़ा या थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, लेकिन लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, अंतः फलक कोणों की स्थिरता का ये नियम जो है वो ये कहता है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ दैट क्रिस्टल, वो क्रिस्टल कैसे बना है, उसका साइज शेप देखने में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हमेशा उसमें जो अंतःफलक कोणों का मान होगा वो हमेशा स्थिर रहेगा। एक्सटर्नल शेप और हैबिट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव डेवलपमेंट ऑफ different phases, but the interfacial angle between any two corresponding phases of the crystal remains the same throughout। पूरे के पूरे जो क्रिस्टल होगा उसमें जो इंटरफेशियल एंगल की वैल्यू होगी वो समान होगी। तो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल ये क्या कहता है कि कोई भी सॉलिड का जो क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है, या मान लीजिए कोई क्यूबिक स्ट्रक्चर है या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है या रोम्बिक स्ट्रक्चर है, कोई भी स्ट्रक्चर है, वो उसमें अगर एक क्रिस्टल है तो उसका स्ट्रक्चर तो हमेशा एक जैसा ही होगा। उनका साइज़, जो क्रिस्टल्स हैं उनका साइज़ छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ये निश्चित है कि उनमें इंटरफेशियल एंगल का जो मान होगा वो हमेशा स्टेबल है, एक जैसा होगा थ्रू आउट द सब्सटेंस। चाहे उस सब्सटेंस को कैसे कहीं से भी कुछ भी ले लीजिए, अंतःफलक कोणों की स्थिरता का नियम ये कहलाता है कि द एंगल बिटवीन द कॉरेस्पॉन्डिंग फेसेस ऑफ ए क्रिस्टल ऑफ द सेम सब्सटेंस आर ऑलवेज द सेम। तो ये स्टेनोज ने ये नियम गोनियोमीटर से जो है नाप के इन अंतःफलक कोणों को और ये नियम दिया था। दूसरा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ सिमेट्री। हम पहले इसको ले रहे हैं। लॉ ऑफ सिमेट्री या सममितता का नियम सेकंड लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी भी कहलाता है। ये आपने देखा भी था, हमने जो सिमेट्री एलिमेंट्स बताए थे उसमें हमने आपको बताया था जैसे क्यूबिक स्ट्रक्चर है ना, जो सममितता का नियम या लॉ ऑफ सिमेट्री वो ये कहता है, ये फर्स्ट था, सेकेंड लॉ भी इसको कहते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी ये कहता है कि एक पदार्थ के जितने भी क्रिस्टल हैं उनमें समान सममिति तत्व पाए जाते हैं। जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, ऑल द क्रिस्टल ऑफ द सेम सब्सटेंस पजेस द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, या जो पॉइंट ग्रुप भी हम कहते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि क्यूबिक स्ट्रक्चर है, सपोज किसी क्रिस्टल का क्यूबिक स्ट्रक्चर है, इसमें टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री या सममितता के तत्व जब हम आपको बता रहे थे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री 9 थे, एक्सेस ऑफ सिमेट्री 13 थे और सेंटर ऑफ सिमेट्री 1 था। तो टोटल जो है दैट वाज 23 एलिमेंट, जो टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है वो 23 है। तो यूनिवर्स में कोई भी स्ट्रक्चर अगर क्यूबिक है, हमारे पास क्यूबिक स्ट्रक्चर, दैट में बी सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक, कोई भी हो, लेकिन अगर हमारे पास क्यूबिक क्रिस्टल है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्यूबिक है, तो लॉ ऑफ सिमेट्री क्या कहता है कि क्यूबिक स्ट्रक्चर में हमेशा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कितने होंगे, 23। तो किसी एक पदार्थ के समस्त क्रिस्टलों में जो भी उसका स्ट्रक्चर होगा उनके सारे क्रिस्टल्स में समान सममिति के तत्व पाए जाते हैं। ऑल क्रिस्टल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस पजेस सेम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, या जो पॉइंट ग्रुप है वो सेम मिलेंगे। ये है लॉ ऑफ सिमेट्री। और जो तीसरा नियम है दैट इज़ लॉ ऑफ
रेशनल इंडिसेस। थर्ड लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, रेशनल एक मैथमेटिकल टर्म है, मीन्स रेशियो ऑफ टू होल नंबर्स, दैट इज रेशनल। कोई भी नंबर है जैसे 2:3 है तो ये इनका रेशियो होगा, होल नंबर्स का जो रेशियो है वो है, इसको हम कहेंगे रेशनल। इंडिसेस का मतलब है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब है कि मान लीजिए ये ए बी और सी ये एक्सेस हैं, है ना, और कोई फेस है, क्यूबिक फेस है, जैसे मान लो ये यही एक्सेस है, ए बी और सी ये 3 एक्सेस है, और ये फेस इस बी एक्सेस को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, तो ये जो पोर्शन हुआ ये जो है इसको हम कहेंगे इंटरसेप्ट, राइट। ए बी सी एक्सेस पर ये हमारा क्यूबिक एक स्ट्रक्चर है, और इस बी एक्सेस पर ये फेस इस दूरी पर काट रही है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है ना, सपोज ये बी डिस्टेंस है, ठीक है, बी एक्सेस पर ये बी डिस्टेंस है, तो ये इसका इंटरसेप्ट हुआ। तो इंडिसेस जो है, इंडिसेस हम कहेंगे इंटरसेप्ट्स इज इक्वल टू इंडिसेस। आरजे हुई थे 1784 में ये नियम दिया था, और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया था कि किसी भी क्रिस्टलीय अक्ष पर, ये जो एक्सेस होते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस ए बी और सी, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस है, तो किसी भी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस पर क्रिस्टल के किसी भी फेज के इंटरसेप्ट, जैसे मान लीजिए एक ये फेस है, ठीक है, उसके जो इंटरसेप्ट जो है वो एक यूनिट फेज, हम कोई एक फेज ले लें उसको यूनिट फेज मान ले, और उसके ये इंटरसेप्ट है, सपोज ये ए बी और सी ये इंटरसेप्ट है, तो बाकी जो भी फेजेस हैं, जैसे ये क्यूबिक स्ट्रक्चर आपको बताया था, इस तरह से सपोज ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है, सिंपल इसको हम लेके समझ लें, इजी रहेगा, है ना, और ये हमारे एक्सेस हैं, है ना, ए बी और सी एक्सेस है। अब इसका इंटरसेप्ट एक ये हो गया, इस एक्सेस पर ये हो गया, और इस एक्सेस पर ये हो गया, मीन्स ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये इसके इंटरसेप्ट हो गए, है ना, और ये इनका रेशनल इंडिसेस, मतलब इन इंटरसेप्ट्स का रेशियो हो गया। तो रेशनल इंडिसेस जो इंटरसेप्ट का रेशियो जो भी पार्ट काटते हैं, तो लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस ये कहता है कि किसी क्रिस्टलीय एक्सेस पर, क्रिस्टलाइन एक्सेस पर क्रिस्टल के किसी फलक के जो इंटरसेप्ट्स होते हैं, वो जो यूनिट सेल है, एक हमने फेज ले ली, है ना, उसके जो यूनिट इंटरसेप्ट होंगे वो या तो उसके बराबर होंगे या उसके सरल गुणक होंगे। जैसे हम सिंपली लेते हैं कि ये हमारे कोई फेज है ना, उसके जो रेशियो है वो A:B:C है। अब दूसरी जो फेज़ होगी वो इन 3 एक्सेस को काट रही है, वो या तो यही रेशियो होगा या उसका सिंपल मल्टीपल होगा, मीन्स A:2B:C। अगर ये इससे दूरी डबल हो गई तो A तो वही रहा, B भी वही रहा, ये इससे डबल हो गया, तो या तो वही है या उसका सिंपल मल्टीपल है। या अगर ये हुआ, ये ऐसे हो गया फेज़, यहाँ है, जैसे फिर से मैं आपको बताऊँ, इस तरह से अगर एक फेज़ मैंने आपको बताया इस तरह से है, मतलब A B और C, A:B:C, ये एक यूनिट फेज़ है, उसके ये इंटरसेप्ट है, इकाई फलक है, उसके ये इंटरसेप्ट्स है, मतलब जो डिस्टेंसेस है उनका रेशियो ये है, ठीक है। अब दूसरी फेज़ हो सकता है ये है, यहाँ पर ऐसे कट करें, मीन्स इससे ये डबल हो गया 2A, ये इससे डबल हो गया 2B:C, या ये हो सकता है कि यहाँ पर आ जाए एक, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर, मतलब जो फर्स्ट थी ABC उसकी A तो उसकी आधी रह गई, इज टू B वो उतना ही रहा, इज टू C, तो ये इसके इंटरसेप्ट्स हो गए, रेशियो हो गए, है ना। तो लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस क्या कहता है कि किसी क्रिस्टलीय अक्ष पर क्रिस्टल के किसी फलक के इंटरसेप्ट या तो यूनिट सेल जो फेज है उसके बराबर होंगे या उसके सरल गुणक होंगे। इफ़ द एक्सेस आर सुटेबली चूजन, हमने 3 एक्सेस ले लिए, देन द इंटरसेप्ट ऑफ डिफरेंट फेजेस, जो फलक हैं, उनका जो रेशियो होगा
वो एक दूसरे का सिंपल रेशियो होगा, एक्सेप्ट अगर मान लीजिए सब एक दूसरे के सिंपल मल्टीपल होते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि कोई फेज़ एक्सेस के पैरेलल है, मतलब एक्सेस भी इसी डायरेक्शन में है और फेज़ भी इसी डायरेक्शन में है, तो पैरेलल है, इसका मतलब वो कहीं इनफाइनाइट पर जाके उसको इंटरसेक्ट करेगी। तो उस टाइम पर केवल एक पर्टिकुलर एक्सेप्शन है कि व्हेन द पर्टिकुलर फेस कट्स द एक्सेस एट इन्फिनिटी, देन द फेस इज पैरेलल, मीन्स द फेस इज पैरेलल टू द एक्सिस। उसको अगर हम छोड़ दें तो बाकी में जो भी एक फलक है, सारी फलक उसके सरल गुणक होते हैं, या तो वही रेशियो होगा या उसके सिंपल मल्टीपल होगा। ऑन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस जो है वो मतलब अगर मान लीजिए यूनिट सेल का रेशियो ये है, तो बाकी जितनी भी फेजेस हैं उनका रेशियो इसके सिंपल मल्टीपल LMNC, इस तरह से इसका सिंपल मल्टीपल होगा। LMN जो इनफाइनाइट होल नंबर है, दैट इज LMN, ये होल नंबर है, इनफाइनाइट होल नंबर या फ्रैक्शन ऑन इंटीग्रेशन, तो उसका सरल गुणक ये होता है। ये जो सिस्टम है, रिलेशनशिप जो दे रहा है फेसेस के बीच में क्रिस्टल की और इस क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पर, इसको हम जो सिस्टम है इसको हम कहते हैं क्रिस्टलोग्राफिक डेजिग्नेशंस। मीन्स क्रिस्टलोग्राफिक डेजिग्नेशंस क्या हुआ, क्रिस्टलोग्राफिक designations, system giving a relationship between the faces of a crystal and its crystallographic axis। faces A B C, कोई भी एक फेस जो crystallographic एक्स को एक्सिस को कहाँ पर काट रही है ना, वो और crystallographic एक्सिस जो फेसेस है और एक्सेस है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप बताता है वो कहलाता है क्रिस्टलोग्राफिक डेजिग्नेशंस। जो पॉपुलर सिस्टम है इनको बताने के लिए कि फेस में और एक्सेस पे कोई भी क्रिस्टल है उसकी फेस में और अक्ष पर इन फेसेस का क्या रेशियो है, इनमें जो रिलेशनशिप बताता है कि कौन सी फेस कौन से एक्सेस पर कितनी दूरी पर इंटरसेक्ट कर रही है या उसके इंटरसेप्ट का रेशियो क्या है, उसको समझाने के लिए, उस रेशियो को समझाने के लिए क्रिस्टलोग्राफिक डेजिग्नेशंस दिए गए। और उसके कई साइंटिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग ये सिस्टम्स दिए थे डेजिग्नेशंस के लिए। पॉपुलर सिस्टम फॉर क्रिस्टलोग्राफिक डेजिग्नेशन, उसमें एक साइंटिस्ट थे विस, उसने अपना सिस्टम दिया था। मिलर सिस्टम है एक, लेवी या गोल्डस्मिथ, इस तरह के कई एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने अपने सिस्टम दिए थे क्रिस्टलोग्राफिक डेजिग्नेशंस के लिए। फर्स्ट इज वॉइस पैरामीटर या वाइस पैरामीटर सिस्टम। इसमें इन्होंने ये बताया कि हम अगर क्रिस्टल कोई भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है और उसके कोई एक फेज़ ले ले, ये फेज़ जैसे किसी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को कितनी दूरी पर A B C को, जैसे यहाँ पर ये इधर कट कर रहा है, इधर कट कर रहा है और इधर 0 पर है, तो कोई एक फेज़ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को ओरिजिन से कितनी कितनी डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इनका आपस का रेशियो क्या है, उसके लिए वाइज जो थे उन्होंने एक सिस्टम दिया, पैरामीटर सिस्टम। पैरामीटर मीन्स रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स, इंडिसेस या इंटरसेप्ट्स का जो रेशियो, दैट इज़ नोन एज पैरामीटर। तो रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट कट बाय द फेस ऑफ द क्रिस्टल ऑन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज नोन एज विज पैरामीटर। इस सिस्टम में पहले उन्होंने कहा कि कोई भी क्रिस्टल की एक फेज़ चुन लेते हैं और इस फेज़ को उन्होंने नाम दिया यूनिट फेज़। प्रोबेबली जो भी एक सूटेबल फेज़ है उसको चूज़ कर लिया और उस फेज़ को नाम दिया कि ये हमारी इकाई फलक है, यूनिट फेज़ है। और इसके जो इंटरसेप्ट होंगे यूनिट फेज़ के, उसको यूनिट लेंथ नाम दे दिया। इसके जो भी इंटरसेप्ट होंगे वो इंटरसेप्ट जो कहलाएंगे वो इकाई दूरियां, यूनिट लेंथ का नाम दिया। सपोज़ हमारे पास क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पर एक जो कोई फेज़ है A B और C, ये एक फेज़ है और ये इनको ओरिजिन से ABC डिस्टेंस पर कट कर रही है, तो जो इंटरसेप्ट या यूनिट लेंथ हो गई वो हो गई A is to B is to C, ये इसकी लेंथ हो गई।
और उन्होंने कहा कि जनरली हम जो बी की वैल्यू है उसको 1 रखते हैं। बी का जो भी मान आया उस लेंथ को हम 1 ले लेते हैं। 1 के रिलेटिवली अगर ए हाफ है तो हाफ ले लेते हैं, सी भी हाफ है तो हाफ, अगर उससे डबल है बी से तो इसको 2 ले लेंगे। तो ए बी जो भी डिस्टेंस होगी उसको 1 मान लेंगे। इसके रिलेटिवली सी कितना है, इसके रिलेटिवली ए कितना है, वो हम उसके रिलेटिवली ले लेते हैं। तो विस पैरामीटर ने कहा कि कोई भी फेस ए बी सी चूज़ कर लेते हैं, उसमें जनरली उनका जो रेशियो है वो बी का हम 1 लेते हैं और उस फेस के लिए पर्टिकुलर के लिए रेशियो ले लेंगे। और लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस या लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, इनमें जो लॉस थे, इनमें रेशनल इंडिसेस ये कहता था कि एक जो फेज़ है उसका जो भी रेशियो होगा दूसरी फेज़ उसका हमेशा सिंपल मल्टीपल होगा, है ना। तो ये जो है ये कहलाता है वाइस पैरामीटर कि इफ़ फेज़ ऑफ पैरेलल टू, अगर इसमें जो कोई फेज़ इसके पैरेलल है, मतलब इस एक्सिस के पैरेलल अगर जा रही है तो हम उसमें जो इंटरसेप्ट लेंगे वो इनफाइनाइट लेंगे कि वो इनफाइनाइट पर कहीं पर जाके उसको कट करेगी। तो इंटीजर्स जो है वो विस पैरामीटर में हम यूज़ करते हैं। जैसे ए एक्सिस पर सपोज इसकी डिस्टेंस 2a है, बी एक्सिस पर 2b है और सी एक्सिस पर 1 है, तो ये इसके कहलाएंगे विस पैरामीटर्स, ठीक है। और इसके जो इंडिसेस हैं, विस इंडिसेस होंगे, वो हो जाएंगे 2:2:1। ये विस इंडिसेस है, ये पैरामीटर्स हैं और ये इंडिसेस हैं। नेक्स्ट जो है वो मिलर सिस्टम है, नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। थैंक यू।